जय हिंद साथियों। आरपीएफ एलडीसी एग्जाम के एग्जाम सीरीज में एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा है आप लोग अपने तैयारी के साथ बिल्कुल सजग होंगे और अपने तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारी ड्यूटी है कि आपको जो भी चीजें जो आपको मिलनी चाहिए, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आवश्यक हैं, उन सारी चीजों पर मेरा प्रयास है कि उन सारी चीजों को आप तक पहुंचाऊं। और आपसे इसके बदले हमारी यही अपेक्षा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने तैयारी को आगे बढ़ाएं। इसी क्रम में जो पिछला वीडियो में हम लोगों ने एनएचआरसी के बारे में पढ़ा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में पढ़ा। उसमें कुछ उसके अंतर्राष्ट्रीय चीजों को पढ़ा कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय इसमें जो है स्तर पर जो है एनएचआरसी का गठन किया गया और कैसे जो है एनएचआरसी जो है एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक्ट बना और इसको विश्व के कई सारे देशों ने अपनाया। और इसी क्रम में इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हमने लिया हुआ है जिसको कि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और यहां से आपके जो कंफ्यूजन होंगे वो दूर होंगे। पिछले वीडियो में हमने इसका एक लेक्चर सीरीज भी बनाया था जिसमें कि बहुत सारी चीजों को हमने कवर किया। और अगर आप वो वीडियो देखे होंगे पिछला वीडियो, तो निश्चित ही आप ये सारे प्रश्न लगा सकते हैं। और ये प्रश्न पर मेरा प्रयास है, मैं थोड़ा आपको समय दूंगा, आप इस प्रश्न को लगाने का प्रयास कीजिएगा। और अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं एनएचआरसी का, तो उसका पार्ट 1 देख ले, वहां से देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें यहां से कंफर्म हो जाएगी। तो एमसीक्यू का ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है और इन एमसीक्यू को आज हम लोग हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 24 क्लासेस का जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर ले और वहां से क्वेश्चन आंसर को प्रतिदिन लगाएं, 1-2 सेट प्रतिदिन लगाएं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको पता लगे कि आप जो है परीक्षा को अटेम्प्ट करने में कितना समय ले रहे हैं। और उन सभी लोगों को बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन पूरे टीम की तरफ से, जो कि प्रैक्टिस सेट में 70 से 80% की स्कोरिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छा है। और लगभग जो भी टीम के सदस्य, जो भी 200-250 लोग जुड़े हुए हैं यहाँ से, जिन्होंने एप्लीकेशन लिया हुआ है, तो मैक्सिमम लोगों का, लगभग 60% लोगों का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है और उनको बहुत बहुत बधाई हो। और हमें आशा है कि वो अपने अपने जोन से, अपने अपने रेल से अपना सीट कंफर्म करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण एमसीक्यू। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहां से आपको शो हो रहा है कि व्हेन डिड द यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर द यूनिवर्सल ह्यूमन राइट कमीशन। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था यूडीएचआर का नाम सुना था हमने, यूडीएचआर। इसका देखिए फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। यूडीएचआर जो है यह इसका फुल फॉर्म है, ये देखिए यहाँ पे यूनिवर्सल ह्यूमन राइट कमीशन। यह एक संस्था थी यूनिवर्सल लेवल पर जो मानवाधिकारों से संबंधित जो एक उनका जो प्रपोजल एक तरह से कहिए, या जो उनका एक डिक्लेरेशन था, जो सार्वभौमिक डिक्लेरेशन था, जिसके बारे में उन्होंने 30 पॉइंट यानी 30 आर्टिकल दिए थे। और वो जो सम्मेलन हुआ तो उसमें जो है लगभग 55 देशों के 55 कंट्री ने इसमें भाग लिया था और जिसमें से कि 48 कंट्री के द्वारा जो है इस पे साइन किया गया। और यूडीएचआर के अंतर्गत जो है यूनिवर्सल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा उन 30 आर्टिकल में जो चीजें दी गई हैं, जो मानवाधिकारों से संबंधित चीजें जो पूरे विश्व में, पूरे ग्लोबल स्तर पे जो हो रही थी, तो उसमें उन 30 पॉइंट को दिया गया, 30 आर्टिकल को दिया गया है। पिछले वीडियो में हमने उसके बारे में ब्रीफ किया है डीपली, उसको आप देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। उसमें बताया गया था कि जो भी सदस्य देश होंगे वो 30 जो आर्टिकल है उसको अपने संविधान के अंतर्गत शामिल करेंगे। और वो शामिल हुआ जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, उसके अंतर्गत 14 को, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, ये सारी चीजें पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। आइए प्रश्न के ऊपर चलते हैं कि यूडीएचआर के द्वारा जो मानवाधिकार आयोग के संबंध में जो घोषणा कब की गई, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो 10 दिसंबर 1948 को 1948 को यूडीएचआर यानी कि यूनिवर्सल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा यह सार्वभौमिक घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें 48 देशों ने जो उस पर हस्ताक्षर किए, जिसमें भारत भी था। और उसमें जो 30 आर्टिकल है ह्यूमन राइट के,
वो जो उसमें शामिल किए गए। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा 10 दिसंबर 1948 को। ज्ञातव्य हो कि जो ये 10 दिसंबर का जो ये तिथि है, यही यूडीएचआर के घोषणा पत्र के आधार पर जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है मानवाधिकार दिवस के रूप में जो है इसको मनाया जाता है। 10 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे जाते हैं। यूडीएचआर का फुल फॉर्म भी आप याद कर लीजिए, भी पूछा जा सकता है। 10 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसके पहले आपको ये देख लीजिए ASI अंडर रूल 72 के अंतर्गत जो है ये प्रैक्टिस सेट है, और यह जो है सब इंस्पेक्टर अंडर रूल 72 के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट है, जहां से प्रश्न पढ़ रहे हैं प्रतिदिन 1-2 सेट आपको मिल रहे हैं और आप उसका अच्छा प्रयास कर रहे हैं। ये डाउनलोड लिंक है, क्यूबिक्स क्लासेस का जो एप्लीकेशन है बहुत तेजी से डाउनलोड हो रहा है, आप भी डाउनलोड कर लीजिए। और यहां से आपको जो है BNS, BNSS और BSA के साथ साथ जो है IPC, CRPC, एविडेंस और माइनर मेजर एक्ट के बहुत सारी चीजें आपको PDF में मिल जाएंगी, जिसको कि आप तैयार कर सकते हैं। गार्बेज चीजें बिल्कुल नहीं है, जो भी चीजें एप्लीकेशन पे अपलोड हो रही हैं वो बिल्कुल आपके परीक्षा के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अपलोड किया जा रहा है। तो आप ये जरूर डाउनलोड कर लीजिए। क्यूबिक्स क्लासेस का जो एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जाइए और क्यूबिक्स क्लासेस एप्लीकेशन लिखिए, वहां पे आपको वहां से मिल जाएगा। क्यूबिक्स क्लासेस का एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप PDF लगाइए। और ये MCQ जो आप जो है लगभग 1200 प्रश्नों का MCQ, जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत जो है वहां पे प्रश्न दिए गए हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। अभी पिछले प्रश्न में हम लोग इसका चर्चा किए, व्हेन इज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेटेड। तो यह जो है कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को जो है यूडीएचआर के द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किया गया, तो उस दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए मानवाधिकारों के से संबंधित कुछ आर्टिकल जो है दिए गए और उस आर्टिकल को सदस्य देशों द्वारा अपनाया गया। इसलिए 10 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी प्रश्न ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको आप इंपॉर्टेंट में लगाइएगा और इसको ये आ सकता है। यहां से दोनों तीनों चीज जो भी क्यों इसका 10 दिसंबर को मनाया जाता है, इसके बारे में हम आपको बता चुके। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम कब पारित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम, अंतर्राष्ट्रीय मैं बोल रहा हूं, राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम कब पारित किया गया। तो जो है आप देखिए, ये जो है जो हमारा ह्यूमन राइट कमीशन है, ह्यूमन राइट HRC है, ह्यूमन राइट कमीशन है, ये 2 स्तरों पे होता है। एक जो है केंद्रीय स्तर पे होता है और दूसरा को कहां पे होता है, राज्य स्तर पे होता है। तो यहाँ राज्य स्तर जो है हर स्टेट का अलग अलग होता है। हमको एक सेंट्रल एग्जाम हम लोग दे रहे हैं, तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सेंट्रल यानी कि NHRC हमको पढ़ना है। NHRC हमारे महत्वपूर्ण है, NHRC से ही प्रश्न आते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग से कम ही प्रश्न पूछे जाते हैं, और अगर उससे संबंधित कुछ प्रश्न लास्ट में हम दे देंगे। अभी 1-2 सीरीज और चलेगी राष्ट्रीय मानवाधिकार। तो यहाँ पूछा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम कब पारित किया गया, व्हेन वाज द नेशनल ह्यूमन राइट एक्ट पास्ड। तो यह जो है 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम पारित किया गया। इसमें जो है 43 सेक्शन है और इसमें 8 चैप्टर है। 8 चैप्टर और जो है इसमें जो है 8 चैप्टर हैं और 43 सेक्शन है। और इसके जो डेफिनेशंस हैं, जो सेक्शन 2 में दिया गया है इसके, उसके बारे में पिछले वीडियो में हमने जो भी महत्वपूर्ण सेक्शन है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। अगर नहीं देखा है तो आप पीछे जाकर जरूर देख लीजिए, वहां से आपको सारे महत्वपूर्ण सेक्शन जिसमें सशस्त्र बल वगैरह जो भी है, इसमें सारी चीजों के बारे में जो है बताया गया है। उसका सबका डेफिनेशन बहुत महत्वपूर्ण, डेफिनेशन आप इसका पूरा तैयार कर लीजिए, डेफिनेशन यहां से पूछा जा सकता है। चलिए, तो हमारे प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया, 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट एक्ट या NHRC एक्ट कह सकते हैं, यह 12 अक्टूबर 1993 को यह जो है पारित किया गया। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। देखिए, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से प्रश्न है कि व्हाट काइंड द बॉडी ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, यानी कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है यह किस प्रकार का निकाय है। बहुत यहां से कंफ्यूजन होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो इसके यूडीएचआर के द्वारा जो 30 आर्टिकल दिए गए हैं, जो 30 आर्टिकल कहीं न कहीं जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं 14, 15,
23, 24 ये जो भी हमारे आर्टिकल है जो फंडामेंटल राइट से संबंध उसको जो है इसमें सम्मिलित किया गया है। तो एक नजर से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह जो है यह एक संवैधानिक निकाय है, और क्योंकि यह जो है रिलेट करता है हमारे संविधान से। लेकिन आप जब संविधान को, भारतीय संविधान को देखेंगे तो भारतीय संविधान में कहीं भी मानवाधिकार का जो है जिक्र नहीं किया गया है। मानवाधिकार जो है वहां पे कहीं नहीं है। मानवाधिकार यह एक क्या है, जब भी इस तरह के प्रश्न का आए तो यह एक स्वतंत्र सांविधिक निकाय है। क्या है यह? एक स्वतंत्र सांविधिक निकाय है। अब सांविधिक निकाय का मतलब क्या हो गया कि जिसका संसद के जो नियम है उसके हिसाब से जिसका गठन किया गया है, इसलिए इसको सांविधिक निकाय बोला जाता है। जैसा कि आपने देखा कि राष्ट्रपति जो है अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, और इसके जो है अध्यक्ष होते हैं, जो उसमें जो है प्रधानमंत्री भी होते हैं। तो यह एक क्या है, यह सांविधिक निकाय है। संवैधानिक या संविधानिक निकाय आए तो इस तरह के प्रश्नों में आप फंसिएगा मत। संवैधानिक निकाय कहीं नहीं, यह एक स्वतंत्र सांविधिक निकाय है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी ए नहीं, बी हो जाएगा, सांविधिक निकाय। देखिए बहुत ही ये दोनों शब्द सिमिलर हैं। संवैधानिक या संवैधानिक बोल सकते हैं निकाय, या सांविधिक, इन दोनों में अंतर है। तो यह सांविधिक निकाय है। यह क्या है? एक सांविधिक निकाय है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? व्हेन वाज द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन फॉर्म्ड? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट में लगाइएगा। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था, इसको कब फॉर्म किया गया था, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो 12 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था, 12 अक्टूबर 1993 को। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। मानवाधिकार आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? यह भी महत्वपूर्ण है। सारे प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण है, इसको देखिएगा। और पिछला जो 2021 का एग्जाम हुआ था उसमें मानवाधिकार से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे, एनएचआरसी से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहां से आपके प्रश्न बनने की संभावना है, इसको देखिएगा। तो मानवाधिकार आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा जो है इस आयोग का गठन किया जाता है। इसीलिए इसको जो है सांविधिक जो है निकाय भी कहते हैं। सांविधिक निकाय के रूप में इसको, स्वतंत्र सांविधिक निकाय के रूप में इसको माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप अपने कमेंट भी देते रहिएगा कि ये प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं। इससे संबंधित और भी प्रश्न चाहिए तो उसको हम आपको वो प्रश्न भी देंगे। और SC/ST एक्ट और आपका तंबाकू प्रिवेंशन एक्ट और NDPS एक्ट, 3 ये जो माइनर एक्ट के अंतर्गत जो 3 है, इसका MCQ भी हम आपको कराएंगे। अगर आपकी डिमांड रही तो आप जरूर अपना जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर उसका MCQ करा दीजिए, तो उसका MCQ हम आपको करा देंगे। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? कल के भी चैप्टर में हमने इस पर चर्चा किया। तो रंगनाथ मिश्रा याद रखिएगा। रंगनाथ मिश्रा जो है यह क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मानवाधिकार आयोग के रंगनाथ मिश्रा थे। अब तक जो है लगभग 7 प्रश्न कर चुके। आप जरूर बताइए कि ये प्रश्न के लेवल कैसे हैं, ये प्रश्न जो है आपको कैसे लग रहे हैं। इस तरह के प्रश्नों की आने की संभावना आपके परीक्षा में प्रबल संभावना है, और ये सारे प्रश्न जो है आपके पैटर्न को ध्यान में रखते हुए लिए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 का है कि निम्नलिखित में से कौन मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे? अब इसमें से देखिए, रंगनाथ मिश्रा जो है प्रथम अध्यक्ष रहे। JS वर्मा भी अध्यक्ष रहे हैं, और MN विकेट ये भी अध्यक्ष रहे हैं। के सिवान जो है कभी ये अध्यक्ष नहीं रहे। यहां जो है इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। के सिवान जो है मानवाधिकार आयोग के कभी अध्यक्ष नहीं रहे। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हु बिकम द फर्स्ट वीमेन चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बने? तो 1993 के बाद अब तक जो है कोई भी महिला जो है यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष नहीं रही है। तो इस प्रश्न का देखिए ऑप्शन हो जाएगा अब तक कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी, अब तक कोई महिला जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की महिला अध्यक्ष नहीं रही है। जो भी रहे हैं वो पुरुष रहे हैं, जिसका पिछले प्रश्न में हमने जिक्र किया कि कौन कौन वहां पे रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां है? पिछला वीडियो देखे होंगे तो आप इसका तुरंत उत्तर देंगे। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन लोकेटेड?
नई दिल्ली, भोपाल, लखनऊ, मुंबई, कहां पे है बताइए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां है, कमेंट सेक्शन में टाइप करिए आप। चलिए, नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर्स है, वह कहां पे है, नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। हमारी भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में है। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने पदेन सदस्य होते हैं, कितने पदेन सदस्य होते हैं, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो चलिए बताइए, इस प्रश्न का कल इसके बारे में हम लोग चर्चा भी किए थे कि कितने पदेन सदस्य होते हैं, इसके बारे में आप बताइए। चलिए, इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 6 जो है पदेन सदस्य होते हैं। एक काउंसिल होती है जिसमें से कि प्रधानमंत्री यानी कि पीएम, स्पीकर लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसको देख लीजिए। अपोजिशन जो पार्टी होती है, अपोजिशन पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं इसमें जो है, और होम मिनिस्टर होते हैं। और कौन होते हैं, होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री होते हैं। तो यह जो है 6 लोग होते हैं, जो है ये इसके पदेन सदस्य होते हैं। यह 6 जो है पदेन सदस्य होते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में नियुक्त किए गए सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो आपको बताएं कि इसमें जो है 5 जो है पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। 5 कौन होते हैं, पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। और इसमें जो है 7 जो है यह अंशकालिक सदस्य होते हैं। अंशकालिक सदस्य इसमें कितने होते हैं, 7 होते हैं। अंशकालिक जो सदस्य होते हैं इसके अंतर्गत जो है आप देखेंगे ओबीसी आयोग, अंशकालिक आदेश के अंतर्गत जो है ओबीसी आयोग होता है। आप देख लीजिएगा, पूरा लिखने में टाइम वेस्ट होगा। एससी आयोग होगा, एसटी आयोग होगा यानी कि अनुसूचित जनजाति आयोग होगा, अल्पसंख्यक आयोग होगा, अल्पसंख्यक आयोग होगा, एनडब्ल्यूसी होगा यानी नेशनल विमेन कमीशन होगा। तो इस तरीके से 7 जो है अंशकालिक सदस्य होते हैं और 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 5 होते हैं। मानवाधिकार में नियुक्त किए गए सदस्यों की संख्या 5 होती है, और जो कि पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और इनका कार्यकाल 3 साल होता है या 70 साल की एज तक का होता है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष योग्यता कौन होगा 2019 के संशोधन के तहत। यानी कि इसके कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, उसकी योग्यता, किस योग्यता के आधार पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है 2019 के संशोधन के पहले। तो बता दें 2019 के पहले जो है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड सीजेआई जो है यह क्या होते थे, अध्यक्ष होते थे 2019 के पहले। लेकिन 2019 के संशोधन के बाद यह बताया गया कि या तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड सीजेआई या सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड कोई भी जज इनको जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है इसको नामित किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या हो गया, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश। इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश। ये उच्च न्यायालय का यानी हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश नहीं होगा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये भी नहीं होगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ये भी नहीं होगा। 2019 के बाद बताया गया है कि या तो सीजेआई होंगे या जो है सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड कोई भी जज होगा। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में मानवाधिकार विशेषज्ञ कितने होते हैं। मानवाधिकार विशेषज्ञों के बारे में पूछा जाता है तो मानवाधिकार विशेषज्ञ कितने होते हैं, 3 होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में मानवाधिकार विशेषज्ञों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 2019 के संशोधन के पश्चात कितने पद हैं, कितने पद के लिए सदस्यों को जोड़ा गया। तो सेम ऑप्शन है, सेम प्रश्न वही है, थोड़ा घुमा दिया गया है।
3 सदस्यों को जोड़ा गया है यहाँ पे 2019 के संशोधन के पश्चात। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कंफ्यूजन वाला भी। देखिए इसका जो ऑप्शन है राष्ट्रपति दिया हुआ है, प्रेसिडेंट, चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। तो यह जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है सदस्यों की और अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, लेकिन यह जो है चयन समिति एक होती है, एक काउंसिल होती है, उस काउंसिल के अंतर्गत जो है की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा, उस काउंसिल के जिसमें 5-6 लोग होते हैं, सदस्य होते हैं, तो उस काउंसिल के सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा मानवाधिकार के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का सही ऑप्शन चयन समिति के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। आप अपने कमेंट भी देते रहिए। जो भी बल सदस्य जुड़ रहे हैं, नए जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारा मोटिवेशन हो। देखिए ये सारी चीजें जो हैं इनको खोज के निकालना और आपके लिए सारी चीजों को करना और आप लोगों के लिए सारी चीजें देना एक बहुत ही मेहनत भरा काम है, एक बहुत ही जटिल काम है। और बहुत सारे लोग हैं जो कि आपके लिए यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि लगातार प्रयास आपके लिए जारी है कि जो चीजें आपसे किसी प्रकार से कहीं से कोई चीजें छूट न जाए और आपके परीक्षा के आते आते मैं आपको बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए जो कि काफी इस समय चर्चा का विषय है, डर का विषय है, लोगों में तमाम तरह की भ्रांतियां है। मेरा काम है कि महत्वपूर्ण प्रश्नों को चयन करके और आपको देना, और वो मैं दे रहा हूं। बाकी आपका काम है आप कैसे उन सारी चीजों को करते हैं। उस आपके लिए जो है एप्लीकेशन पे जो है प्रैक्टिस सेट भी बन गए हैं, आप प्रैक्टिस सेट भी वहां से लगा सकते हैं। आपको प्रतिदिन का जो है आपको करंट उसके साथ हम कवर कराते हैं। आपका जीके, जीएस से संबंधित जो महत्वपूर्ण जीके हैं, जो आपकी कंपनी परीक्षा करा रही है टीसीएस के द्वारा, जिस तरह के प्रश्नों को विगत परीक्षाओं में या जो विगत जो है एलडीसी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो बहुत सारे उस पे जो है शोध करने के बाद आपको इन सारे प्रश्नों को दिया जाता है। एक भी प्रश्न जो है बिना काम के नहीं है। तो आप एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर ले और वहां से सारी चीजों को देखें, वहां को और प्रश्न को लगाएं। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य व अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? चलिए ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। क्या राष्ट्रपति को देते हैं या चयन समिति के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा तो उनकी नियुक्ति की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य व अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देंगे? यह देंगे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रपति को देंगे। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को कौन हटाता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को कौन हटाता है? क्या राष्ट्रपति हटाते हैं, या चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा हटाया जाता है, या प्रधानमंत्री के द्वारा हटाया जाता है? तो नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे चयन समिति के सिफारिश पर, और जो है अध्यक्ष को पद से हटाने की शक्ति भी किसके पास है? वो है राष्ट्रपति के पास। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है हटाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते। प्रश्न संख्या 19 हमारा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति हटा सकता है, किस आधार पर हटा सकता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को जो है राष्ट्रपति किस आधार पर हटा सकते हैं? साबित कदाचार, यदि उनके प्रति कोई कदाचार हो तो उसके आधार पर हटाया जा सकता है। अगर कार्य करने में अक्षमता है, मानवाधिकारों से संबंधित जो मानक है उस मानक को पूरा करने में असक्षम रहते हैं, तो उस अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है, या किसी अन्य लाभ के पद पर होते हैं उस परिस्थिति में हटाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तीनों कंडीशन अगर अप्लाई होते हैं, तीनों में से कोई भी कंडीशन अप्लाई होता है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष को राष्ट्रपति महोदय के द्वारा हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद की अवधि कितनी होती है? धारा 370 याद कर लीजिएगा, 370 धारा 370 याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष के पद की अवधि कितनी होती है? 3 साल या 70 साल की अवस्था, यानी कि 3 साल का उनका कार्यकाल होता है या 70 वर्ष की आयु तक जो है वह अध्यक्ष के पद पर बने रह सकते हैं। 370 इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का
सदस्य पुनः नियुक्ति का पात्र होगा या नहीं। तो इसका सही उत्तर है हाँ, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य होते हैं वह पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं। इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार का सदस्य व अध्यक्ष सेवानिवृत्ति के बाद भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी और कार्य का पात्र नहीं होगा, यह किस धारा में दिया गया है। तो धारा 6 के अंतर्गत यह बताया गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार का सदस्य या व अध्यक्ष सेवानिवृत्ति के बाद भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी और कार्य के करने का पात्र नहीं होता होगा, यह किसमें बताया गया है, यह धारा 6 के अंतर्गत बताया गया है। तो इस ऑप्शन का सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि धारा 6 हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए गठित समिति में शामिल नहीं होता है। Who among the following is not included in the committee constituted for the chairperson of the National Human Rights Commission। कौन जो है जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के लिए जो काउंसिल होती है उसमें गठित समिति में शामिल नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रपति उसमें शामिल नहीं होते हैं, उस काउंसिल में जो है राष्ट्रपति शामिल नहीं होते हैं। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर होते हैं, अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो 2 बार संशोधन किया जा सकता है। 93 के बाद जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अब तक जो है कितने बार, 2 बार संशोधन किया गया है। और अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं और ये लास्ट प्रश्न होगा क्योंकि आपका समय ज्यादा हो गया। मेरा टारगेट रहता है कि 30 मिनट के अंदर में आपको चीजें दे दें ताकि आप उबाऊ ना हो और आप प्रश्न को अच्छे तरीके से देख ले। तो अगला है, द प्रेसिडेंट ऑफ मेंबर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आर अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हाई लेवल कमेटी हु इज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के द्वारा करता है। उस समिति का अध्यक्ष, काउंसिल का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वह होते हैं प्रधानमंत्री। याद रखिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा। जो काउंसलिंग होती है जो अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए, उसमें जो है उस समिति के अध्यक्ष कौन होता है, उस काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। इसमें आपको गृह मंत्री भी होते हैं और इसमें 4-5 लोगों का एक प्रॉपर वो काउंसलिंग होती है। तो प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं, जो कि अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिए जो है गठित काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। सॉरी। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 25 प्रश्नों पर प्रैक्टिस किया और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप अपने प्रैक्टिस करिए। आशा है कि ये सारे प्रश्न आपके लिए जरूर ही सहयोगी साबित होंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जो है आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और एप्लीकेशन पर अपनी प्रैक्टिस कीजिए। ये आपको भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से संबंधित जो है 1200 प्रश्नों का जो है ये जो सेट है पूरा, इसको आप डाउनलोड करके यहाँ से अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। एमसी आप जो है और अपना प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए एएसआई और सब इंस्पेक्टर का प्रैक्टिस सेट भी है। तो आप लोग सीधा जो है जाइए प्ले स्टोर पे जाकर क्यूबिस क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, लिंक पे आप जाकर देख सकते हैं कि कैसे आपको। अच्छा, एक चीज और इसमें है, जो प्रैक्टिस सेट हमारे द्वारा बनाया गया है वो प्रैक्टिस सेट आप जो है वेबसाइट पे भी उपलब्ध है। तो उसको आप www.cubisclasses.com को या नीचे दिया हुआ है, उसके बारे में आप जो है अपने लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर पे भी जो है प्रश्न को प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं। वहां प्रॉपर आपके जो परीक्षा का जो पैटर्न है उसको ध्यान में रखते हुए और बनाया गया है और पूरे टाइमिंग 0.33 का जो है माइनस मार्किंग के साथ जो है आपका स्वयं मूल्यांकन करने के लिए जो है ये बनाया गया है। यहाँ अपने टाइमिंग वगैरह का जो है आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब परीक्षा में बहुत कम समय रह गए हैं, आप अपनी तैयारी को बहुत सावधानी पूर्वक कीजिए, ध्यान पूर्वक कीजिए। हमारे तरफ से पूरा प्रयास है कि आपको वो सारी चीजें उपलब्ध कराई जाए जो भी यथासंभव परीक्षा के आते आते रुकना नहीं है, चलते ही चलना है जब तक की सफलता मिल न जाए। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।